गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन आईपीआर के बारे में पढ़ेंगे। तो आईपीआर में क्या क्या आता है, आईपीआर होता क्या है, आईपीआर जो है कितने प्रकार का होता है और इसके अधिकार क्या हैं। आज इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। अब बात आती है बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो मानव के मस्तिष्क के विचारों से उत्पन्न एक उपज है कि मानव के मस्तिष्क में क्या विचार आ रहे हैं और उससे उत्पन्न एक खोज या उपज, उसको कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। अब ये कितने प्रकार का होता है। अब बौद्धिक संपदा अधिकार जो है किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, कोई भी व्यक्ति होता है या कोई संस्था होती है, उसके द्वारा सर्जित कोई संगीत, कोई साहित्य, कोई कला, कृति, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को बौद्धिक संपदा के प्रकार के रूप में माना जाता है। अब बौद्धिक संपदा अधिकार है क्या, वास्तव में ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये आया कहाँ से और ये एक्चुअल में होता क्या है। तो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन से परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। अतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे सामाजिक साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार इत्यादि करता है तो वह सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनंत अधिकार होना चाहिए जिस व्यक्ति ने उस शोध को किया या कोई साहित्य कृति की रचना की या कोई आविष्कार किया। तो जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसी व्यक्ति का उस पर अनन्य अधिकार होना चाहिए। मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है। उन विशेष आविष्कारों पर उसका पूरा अधिकार होता है, लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से ही एक चिंता का विषय बना रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा के अधिकारों की बहस प्रारंभ होने लगी थी। यदि हम मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह रचनाकार के अधिकारों का स्पष्ट हनन है। जब दुनिया में बहस तेज होने लगी कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए, तब संयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो की स्थापना की गई। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की और इस संगठन के प्रयासों से ही
बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को महत्वपूर्ण प्रमुखता प्राप्त हुई थी। इसी दौरान देखा जाए तो बौद्धिक संपदा अधिकार, उसके प्रकार, बौद्धिक संपदा के संदर्भ में भारत का नजरिया क्या है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पर विमर्श करने का प्रयास इस विपो ने प्रारंभ किया। व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सर्जन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार जो बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं, अतः ऐसा समझा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सर्जन करता है तो उस पर उस व्यक्ति का अधिकार हमेशा के लिए रहना चाहिए। बौद्धिक संपदा से अभिप्राय अगर अलग तरीके से और देखा जाए तो नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सर्जन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमुक बौद्धिक सर्जन पर केवल और केवल उसके सर्जनकर्ता का हमेशा के लिए अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर यह बताना आवश्यक पड़ता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मुख्य जो मूल उद्देश्य है वो मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकार का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और इसके व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया है कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों एवं संबद्ध नियमों की व्यवस्था की जाए। वाइपो ने कई बातें बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बताई और यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है। वाइपो का गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के और विश्व में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसका जो वाइपो का मुख्यालय है वो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जो देश हैं, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है कि उसके सदस्य बने या नहीं। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 193 देश 193 देश ऐसे हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं और भारत ने इस संगठन की सदस्यता 1975 में ली थी। अब बात आती है बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उनके प्रकार जो बताए गए हैं उनमें क्या ये कितने प्रकार का है और जो प्रकार है उनका क्या औचित्य है उसके बारे में थोड़ा हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। विस्तार से बाद में जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे उनको विस्तार से बताएंगे। नंबर पहला आता है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम बनाते हैं वो, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र, तकनीकी चित्रांकन आदि को इसके अंदर कॉपीराइट में सम्मिलित किया गया है। पंकज शर्मा म्यूट करो इसको। पंकज शर्मा म्यूट दिस। पंकज म्यूट दिस। म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ रही है आपके बाहर की। हाँ, तो कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें एक तो है आर्थिक अधिकार और एक है नैतिक अधिकार। इसके तहत आर्थिक अधिकार के तहत देखा जाए तो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोष दिया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस कृति को
दूसरा व्यक्ति उस कृत्य का उपयोग करता है तो उस एवज में उसको कोई पारितोषिक दिया जाता है, यानी कोई पैसा लेन देन जो भी है कि मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, आप इसका यूटिलाइजेशन। इसी प्रकार से दूसरा कॉपीराइट में जो अधिकार है वो नैतिक अधिकार है, और इसके तहत लेखक रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। जो उसका लेखक होता है या रचनाकार होता है उसके गैर आर्थिक हितों का संरक्षण इसमें किया जाता है। अब कॉपीलेफ्ट क्या है? इसमें कॉपीलेफ्ट में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो कर्तृत्व की दोबारा से रचना करने और उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए लेखक रचनाकार द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है, तो वो कॉपीलेफ्ट कहलाता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार में नंबर आता है पेटेंट। अब बात आती है पेटेंट क्या होता है। जब कोई आविष्कार कोई व्यक्ति करता है या जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिए जाने वाला एक अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है, और एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज की तिथि से 20 वर्षों के लिए हो जाती है। यानी कि उस आविष्कार पर 20 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने उस आविष्कार को किया है उसका पेटेंट हो जाता है और उसके सारे बौद्धिक संपदा अधिकार उसी में निहित आ जाते हैं। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं पर भी सार्वजनिक नहीं हुआ हो तो आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित न कर रहा हो तथा आविष्कार व्यवहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए। ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने के लिए आवश्यक है। ऐसे अधिकार जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि को उकसाते हों तथा ऐसे अधिकार जो मानव या जीव जंतुओं के में रंगों के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त होते हों को पेटेंट का दर्जा नहीं दिया गया। कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिसमें पेटेंट का दर्जा नहीं दिया गया। अब इसमें देखा जाए तो जो नेक्स्ट प्रकार आता है बौद्धिक संपदा अधिकार में वो है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है? एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से अलग किया जा सके, और इसको कहते हैं ट्रेडमार्क। यानी कि कोई भी ब्रांड नेम अगर अपन देते हैं, जैसे एप्पल है तो वो ट्रेडमार्क जो एप्पल का जो मार्का है, जो चिन्ह है, वो उसके पास ही निहित रहेगा, दूसरा व्यक्ति उस मार्का को यूटिलाइज नहीं कर सकता। जैसे सैमसंग है, एप्पल है, मोबाइल है, काफ़ी वैरायटी के कपड़े हैं। जैसे देखा जाए तो पीटर्स के कपड़े आते हैं, तो उसका नाम अगर उन्होंने सर्जित किया है तो वो ट्रेडमार्क उसी में नहीं होता है, ना कि दूसरा व्यक्ति उसको उस ट्रेडमार्क को यूटिलाइज कर सकता है। जिस व्यक्ति ने उस ट्रेडमार्क का उपयोग किया है उद्यम की वस्तुओं में और सेवाओं से पृथक किया जा सके तो ट्रेडमार्क उसके अंतर्गत आता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो आता है औद्योगिक डिजाइन, यानी कि डिजाइन। भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिजाइन को परिभाषित किया गया। उसमें बताया गया है कि आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में ही इंगित हो, तो उसको कहते हैं औद्योगिक डिजाइन। और भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 है, उसमें इसमें
औद्योगिक डिजाइन की परिभाषा बताई है। नेक्स्ट आता है भौगोलिक संकेतक। अब आईपीआर में भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं? भौगोलिक संकेतक से तात्पर्य है उत्पादों या उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। जैसे कोई उत्पाद है, उस पर कोई चिन्ह प्रयुक्त किया गया है और इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबंध होने के कारण ही इसमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। जैसे चिड़ावा के पेड़े, बीकानेर के रसगुल्ले, कश्मीर की केसर, ये भौगोलिक स्थान है और ये भौगोलिक स्थान संकेत देते हैं कि यहाँ के, जैसे चिड़ावा के पेड़े मशहूर है लालचंद के, तो वो चिड़ावा जो भौगोलिक स्थान है उस पर संकेत देता है कि चिड़ावा के पेड़े मशहूर हैं और वो विश्व में सर्वोपरि है। इसी प्रकार से बीकानेर के रसगुल्ले हुए, कश्मीर की केसर हुई, ये भौगोलिक स्थान को इंगित करते हैं और वहाँ पे वो प्रसिद्ध है, तो इसको कहते हैं अपन भौगोलिक संकेतक। इसका कारण मेन ये होता है कि भौगोलिक मूल स्थान में उस मूल स्थान से संबंध होने के कारण उसकी जो विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है वो इसको इंगित करती है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा पेय, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। जैसे मदिरा पेय है, ये यहाँ पे झुंझुनू में कौन सा गाँव है, मैनसर, चूरू में पड़ता है शायद, मैनसर गांव है, तो वो विश्व में मदिरा पेय के लिए सर्वोपरि है कि वो एक सुई के बराबर, मतलब सुई का तिनका डबो के अगर मदिरा का उत्पादन किया जाता है तो उस एक सुई के तिनके से 10 बोतल बना देता है मदिरा पेय की। तो उस भौगोलिक मैनसर में जो ये मदिरा पेय का उत्पादन किया जाता है वो मैनसर के एरिया को इंगित करता है कि ये भौगोलिक संकेतक करता है कि यहाँ पे मदिरा पेय उत्पाद जो हो रहा है वो विश्व में सर्वोपरि है। जो पहले राजा महाराजा मैनसर से दूर से मतलब कि कुछ मंगवाते थे तो वो एक छोटी सी बोतल से हजारों लीटर मदिरा पेय बना देते थे, तो उनके पास इस प्रकार की कोई तकनीकी है, तो भौगोलिक संकेतक करता है कि मैनसर में इस प्रकार के मदिरा पेय साधन मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 में बनाया गया है। यह अधिनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ था। बनाया तो 1999 था, लेकिन ये लागू जो इंडिया में हुआ वो 2003 से था और इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि उस उत्पाद का नाम का प्रयोग जो किया जा रहा है उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस भौगोलिक संकेतक के आधार पे नाम का उत्पाद नहीं कर सकता। जैसे चिड़ावा के मशहूर पेड़े हैं तो वो लालचंद के पेड़े हैं, तो वो लालचंद नाम से दूसरा व्यक्ति कोई पेड़े बना के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता क्योंकि वह भौगोलिक संकेतक प्रदान करता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उस्ताद योजना, एक योजना प्रारंभ की थी उस्ताद योजना के माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया गया है। और उसके द्वारा उदाहरण के लिए देखा जाए तो बनारसी साड़ी, अगर बनारसी साड़ी को देखें तो एक भौगोलिक संकेतक है कि बनारसी साड़ी कहाँ मशहूर है, उस एरिया में बनारसी साड़ी का बहुत वर्चस्व है। तो बनारसी साड़ी के एक भौगोलिक संकेतक है। तो अतः उस्ताद योजना से जुड़े, जो उस्ताद योजना भारत में आई थी उससे जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जो बनारसी साड़ी बनाते हैं तो उन शिल्पकारों की जो सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण है उसको मजबूत बनाने के लिए ये जो उस्ताद योजना थी वो चालू की गई थी। उस्ताद जैसे बोलते हैं ना, जैसे
कोई कबड्डी वबड्डी खेलता है, कुश्ती वुश्ती करता है, उस्ताद हमें सिखाओ, कुछ तो करो। तो ये उस्ताद योजना भारत में शुरू की गई। अब ये थे बौद्धिक संपदा अधिनियम के प्रकार। अब देखा जाए तो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उनमें कुछ कमियां भी हैं। अगर उसको देखा जाए तो हर व्यक्ति या हर वस्तु स्थिति कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी होती है। कोई भी एक्ट हो या कोई भी नियम हो, उसमें अगर अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होती है, कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो सामान्यतः बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका व्यापार में अपेक्षित प्रगति न हो पाने का जिम्मेदार भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में जो कमियां हैं वो है। हालांकि इस बात में पर्याप्त सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बहाने हमारे पास भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को देखने का एक अच्छा मौका मिलता है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास पर्याप्त सूचना की कमी होने के कारण ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा किस्म पेटेंट के तहत आता है और कौन सा नहीं आता। ऐसे में अक्सर किसानों और कॉपीराइट जो किसानों और कॉर्पोरेटर्स होते हैं उनके बीच टकराव देखने को मिलता है। जैसे अभी किसान योजनाएं काफ़ी चालू की गई थी और जमीनों की खरीद फरोख्त में किसानों को का जो माल है जो खेत में पैदा होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रणनीतियां बनाई गई थी। लेकिन जो किसान है उसको एक्चुअली में बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में पता ही नहीं कि मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं। इस कारण बौद्धिक अधिकार व्यवस्था में जो व्याप्त खामियां देखी गई हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम में एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब ग्रामीण किसान है, इनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज पेटेंट करवाई जा सकती है, कैसे करवाई जा सकती है, कौन सी किस्म की पैदावार अच्छी है, कौन सी किस्म की पैदावार पेटेंट हुई है। आप एक विशेष प्रकार की फसल का निर्माण करते हैं या एक विशेष प्रकार की प्रजाति का निर्माण करते हैं अपने खेत में कि मैंने एक किन्नू का पेड़ लगाया, उसकी विशेष प्रजाति है। जैसे गंगानगर साइड में किन्नू खूब मिलते हैं, बनते हैं, तो वहाँ पे विशेष प्रजाति है। और वही चीज़ अगर मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेत में उगाता हूँ तो उसकी अलग प्रजाति मिलती है। लेकिन वास्तव में उस प्रजाति पर किसी ने पेटेंट करवाया है कि नहीं कि ये मेरे खेत में होती है, मैं इसका बीज किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि इस बीज का जो निर्माण किया था वो मैंने खुद ने किया था। तो इस प्रकार के पेटेंट्स का नॉलेज ग्रामीण स्तर पर लोगों को नहीं है और इस वजह से काफ़ी खामियां देखने को मिलती हैं। और ग्रामीण स्तर पर नहीं, शहरी स्तर पर भी लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में पता नहीं है। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में हर आम आदमी को नहीं मालूम है। अगर हर आम आदमी को इन चीज़ों के बारे में मालूम होने लग जाए तो भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार की जो व्यवस्था है उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सकता है। भारत में सबसे मोटी जटिलता एक ये है कि जो पेटेंट करवाना चाहता है वो जल्दी से पेटेंट नहीं करवा पाता। हमारे पेटेंट के जो कार्यालय हैं उनके पास शोध से जुड़ी सूचनाओं की कमी रहती है और उस शोध से जुड़ी सूचनाएं की कमी होने के कारण भारतीय नागरिक है वो अपने प्रोडक्ट को या अपने आविष्कार को पेटेंट कराने में जटिल समझता है, क्योंकि पेटेंट की प्रक्रिया जटिल। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो वर्तमान में पेटेंट करवाने की प्रक्रिया को थोड़ा सिंपल बनाया जा रहा है और इस पर शोध किया जा रहा है कि कैसे पेटेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सिंपल बनाया जाए। किसी शोध का पेटेंट मंजूर करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह शोध पहले से मौजूद उसी तरह के शोध से बेहतर है या नहीं। इस तरीके से देखा जाए तो निर्धारित समय पर पेटेंट मंजूर कराना एक चुनौती भरा कार्य है।
मौजूदा समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को देखा जाता है, यानी कि आज का जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है कि आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कितनी है। अब मशीनें भी इंसान की तरह सोचने लगी। ऐसे में आने वाले जो समय में ये मशीनें ही अपने नाम पर पेटेंट करवाएंगी, ऐसा विचार विमर्श समय समय पर चलता आ रहा है। और शोध को, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित ना कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि निजी क्षेत्र में जो रिसर्च के कार्य हैं वो धीमी गति से चलते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जाए या सरकारी क्षेत्र में देखा जाए तो उसमें रिसर्च के लिए काफी, जैसे नासा है, समय समय पर रिसर्च करता रहता है। यानी कि अगर देखा जाए तो हर स्टेट में रिसर्च के या शोध को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक शोध का कार्यालय खोला जाए और उसमें शोध किया जाए तो भारत विश्व में उच्च स्तरीय रणनीति की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन ये कुछ सरकार की कमियां हैं और कुछ भारत के नागरिकों की कमियां हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षा का अभाव। शिक्षा जो प्रणाली है भारतीय व्यवस्था की, उसमें इन चीज़ों को सीखने के लिए कम से कम 30 साल लग जाती है, क्योंकि जो प्राइमरी स्तर का, जो प्रारंभिक स्तर का जो अध्यापन है वो, उसमें अगर ये चीज़ें 5th 6th क्लास से अगर जोड़ दी जाए, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह, इनको अगर 5th क्लास के स्तर से डिवाइडेड करके छोटे छोटे कॉलम में करके इनको सब्जेक्ट वाइज जोड़ दिया जाए और एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक न्यू स्किल, उसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को प्रारंभ से पढ़ाया जाए तो वो बच्चे आगे जाके बहुत उन्नति करते हैं। लेकिन उन बच्चों को इस कौशल के बारे में पता ही जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं या LLB करने के बाद में ये क्या है IPR सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब पता चलता है वास्तव में IPR क्या है। अब LLB वाले स्टूडेंट ही IPR पढ़ते हैं और कोई स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज होनी चाहिए एक आम नागरिक को, हर व्यक्ति को। तो जो सब्जेक्ट हैं जिसकी नॉलेज हर व्यक्ति को होनी चाहिए, उसका अध्यापन का कार्य प्रारंभिक स्तर से ही स्कूलों में कर दिया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को उसके बारे में नॉलेज हो। अब बात आती है बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, कि सरकार ने इसके अधिकारों के संरक्षण के लिए कितने प्रयास किए हैं और इससे क्या आउटपुट मिलता है। तो पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 भारत में सर्वप्रथम 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया और पुनः स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम हमारे देश में बना। देखो, एक तो 1911 की बात देखें जब भारत आज़ाद नहीं था, और आज़ादी के बाद में उसको पेटेंट को अधिनियम को बनाने के लिए देखो कितना टाइम लग गया, 1972, यानी कि 1972 में लागू हुआ पेटेंट अधिनियम, कितना टाइम लग गया। अब इस चीज़ को देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी कमी है। इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा काफ़ी संशोधन भी किए गए समय समय पे, कि जो खामियां हैं उनमें सरकार ने संशोधन करने के प्रयास किए और संशोधन भी किए। इस संशोधन के अनुसार प्रोडक्ट पेटेंट का विस्तार तकनीकी के सभी क्षेत्रों तक किया गया था। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, निर्माण की सामग्री जैसे तत्व
इस क्षेत्र में अधिक विस्तृत हुए। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, भारत में इस ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया गया था, जिसमें ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इसमें शामिल किए गए। कॉपीराइट एक्ट 1957 को देखा जाए तो 1957 में कॉपीराइट एक्ट बनाया गया, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू किया। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, और 1999 में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसमें भारत सरकार ने इसको यह सुनिश्चित किया कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम को उपयोग नहीं कर सके। इसी प्रकार से देखा जाए तो डिजाइन अधिनियम 2000 सभी प्रकार की औद्योगिक जो डिजाइनें होती हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 में बनाई गई, जिसमें 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे इस नीति के तहत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब उन 7 लक्ष्यों में क्या है? नंबर 1, समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना। नंबर 2, भारत संपदा अधिकारों के सर्जन को बढ़ावा देना। नंबर 3, मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना, ताकि बौद्धिक संपदा के अधिकार और लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके। नेक्स्ट नंबर 4, सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाने का कार्य। व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य जो है उसका निर्धारण किया जाए। 6, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना। और लास्ट है, मानव संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों के कौशल का निर्माण करना। बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जो हुए हैं उसको देखा जाए तो इससे कई पहलू जुड़े हुए हैं। औद्योगिक संपदा के संरक्षण से जुड़ा पेरिस कन्वेंशन जो 1883 में हुआ था, उसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट शामिल किए गए। इसी प्रकार से साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन हुआ था जो 1886 में हुआ था। उसके अंदर उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प को शामिल किया गया।
मराकेश संधि 2013, एक मराकेश संधि हुई थी 2013 में। इस मराकेश संधि के मुताबिक अगर देखा जाए तो किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना गया। इस संधि को अपनाने वाला भारत जो देश है वो विश्व का पहला देश था जो मराकेश संधि को अपनाया था कि किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिख दी, अब उस किताब को एक अंधा व्यक्ति कैसे पढ़े, तो उस किताब को ब्रेल लिपि में अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट करके उस अंधे व्यक्ति के लिए उस बौद्धिक संपदा अधिकार को अपने अधिकार में लेता है तो वहां पर यह माना गया कि यह बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो किताब लिखी है वो हिंदी इंग्लिश में लिखी है, लेकिन ब्रेल लिपि में कन्वर्ट किसने किया? जिस व्यक्ति को ब्रेल लिपि आती है और वो हिंदी इंग्लिश भी पढ़ता है, उसको ब्रेल लिपि भी आती है, तो उसने उस किताब को कन्वर्ट किसमें किया? ब्रेल लिपि में। अब ब्रेल लिपि में कन्वर्ट करने से क्या हुआ? जो अंधे व्यक्ति हैं उस किताब को पढ़ने में सक्षम रहे। तो इस प्रकार के जो बौद्धिक संपदा के अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये मराकेश संधि के अंदर बताया था और भारत पहला देश था जो इस संधि को अपनाया था। बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति बड़ी विचारमय है या सोचनीय है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 38.46% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें पायदान पे यानी 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष से 2019 में देखा जाए तो 36.04% के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर। सूचकांक में शामिल 2 नए देश थे जिसमें एक ग्रीस था और एक डोमिनिकन गणराज्य है, उसका स्कोर भारत से अच्छा है। अब देखो एक ग्रीस और डोमिनिकन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है तो इसमें साफ गौरतलब है कि फिलीपींस और यूक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं। अब आज यूक्रेन में और रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें अगर बौद्धिक संपदा संरक्षण में अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो यूक्रेन भारत से आगे। यूक्रेन के साथ देखा जाए तो ग्रीस, डोमिनिकन, फिलीपींस, ये देश जो भारत से बौद्धिक अधिकार संरक्षण के माध्यम से देखा जाए तो ये देश भारत देश से आगे निकल कर जा चुके हैं और इसलिए इसका कारण यही है कि भारत की स्थिति इस बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत देखा जाए तो थोड़ी निम्न है। इसको उच्च पायदान पे ले जाने के लिए सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए ताकि स्थिति थोड़ी बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण की स्थिति थोड़ी सुदृढ़ हो। हालांकि धीमी गति से ही सही भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि 1972 में जब ये नियम बौद्धिक संपदा अधिकार नियम आया था, पेटेंट आया था, तो इसमें देखा गया था कि भारत ने 1911 से लेकर 1972 तक का सफर जो बौद्धिक संपदा अधिकार नियम संरक्षण के लिए कितना लंबा टाइम तय किया है, उसको सोचने में, विचारने में, एक्ट बनाने में और उसका संरक्षण करने में। ये गौरतलब है कि इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। और आज वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो दौर विश्व स्तर पर है, उसमें भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण में स्थिति सुदृढ़ हो।
आगे अगर देखा जाए तो भारत की इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी और काम करने की तीव्र आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मजबूत बौद्धिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की भी जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्थान ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित है वहां आर्थिक विकास तेजी से हुआ। अतः यहां सुधार की अति आवश्यकता है। भारत को पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये आज मैंने बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में शॉर्ट में और इसके प्रकार हैं उनके बारे में, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश 193 के लगभग इससे जुड़े हुए हैं इसके बारे में, और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, पेटेंट, डिजाइन्स, इनके बारे में बताया है। अब हम आगे के अध्ययन में एक एक पॉइंट को, जो बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार है, एक एक एक्ट को देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। और किसी को कोई क्वारी हो तो बताओ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कोई क्वारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या समझ में आ रहा है ना सभी को? आशीष शर्मा, किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई डाउट? तो आज की क्लास समाप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे नंबर, अगर आप पेपर में अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर ही प्राप्त करोगे। तो वो बात सही है। क्लास रेगुलर लोगे, कुछ सीखोगे, तो मैं जितना पढ़ाता हूँ आप उसका 50% भी एग्जाम में करके आओगे तो बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हाँ, ठीक, ओके। हाँ हाँ, मुकेश बोलिए। मुकेश, अब बेटा अब एक बात बताओ अगर डेली एक ही चीज रिपीट करते रहे, बोलते रहे, तो फिर आगे सिलेबस कैसे हो पाएगा? लेकिन 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 हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ आपको सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आज पढ़ाया है। अब अपन चलेंगे पॉइंट वाइज। मैंने अभी लघुकरण किया है। अब अपने पास जितने भी बौद्धिक संपदा के प्रकार थे उसके पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज, क्वेश्चनरीज वाइज चलेंगे। तो उसमें जो मैंने आज एक छोटा छोटा रूप बताया है उसको फिर विस्तार से बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें उसमें कनेक्ट हो जाएंगी, है ना। हाँ, रिकवर।
तो डेफिनेशन क्लोज है वो तो जब भी पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो डेफिनेशन क्लोज वापस रिकवर हो जाता है और उसका फिर विस्तार से अपना अध्ययन करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी इन फ्यूचर टाइम में टाइम मिला तो अपन इसको रिपीट भी कर लेंगे, है ना। और कोशिश ये है कि मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे इस वीडियो को, रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा, और पहले भी मैंने डाले हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना और उसको वापस सुन लेना, ऐसी कोई बात नहीं। ये डेली के जितने भी लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेबल है। अब क्या है कि 1 घंटे का लेक्चर डाउनलोड करके उस पर यूट्यूब पे डालने के लिए ये मान लो आप 6-7 घंटे लग जाते हैं, उसके लिए बड़ा वाईफाई चाहिए। तो ये आपको मैं लिंक जो यूट्यूब का है वो शेयर कर दूंगा, तो आप आराम से ये लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, है ना। है ना, वो मैं शेयर कर दूंगा, है ना। ठीक है, ओके।